वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 उसका पॉवर्टी का जो पार्ट 2 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में, जिसमें टोटल 11 इंडिकेटर है। पहले 2 इंडिकेटर जो है वो हमने पार्ट 1 में समझ लिए थे। इसमें हम तीसरे इंडिकेटर मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एवरेज। तो नए जो बॉर्न होते हैं बेबी वो कितना ज़िंदा रहेंगे वो एवरेजली, उसके बारे में बताया जाता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है उसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर द रीचिंग एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से पहले कितने बेबी जो है मर जाते हैं पर 1000 बच्चे, मतलब कि 1000 बच्चे में कितने बच्चे 1 साल से पहुंचने से पहले मर जाते हैं, उसका जो नंबर होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो किस पे डिपेंड करता है? हेल्थ सर्विस, मदर्स एजुकेशन, वैक्सीनेशन एमंग द चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन वाला जो फूड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि नॉर्वे जो है, यूएसए है, श्रीलंका और चाइना और इंडिया की यहाँ पे कंपेरिजन की गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का 2014 जो था उस ईयर में। तो नॉर्वे का जो है वो सबसे ज़्यादा था, मतलब कि 81.6% उसका वो था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वहाँ पे 2 था। इंडिया में जो था वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर की है एवरेज, मतलब यहाँ पे लोग 68 ईयर की अभी 2014 के हिसाब से इतना ही कंसिडर होती है। और 39 जो बच्चे हैं वो पर 1000 बच्चे इंडिया में उसकी डेथ होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में 4th पॉइंट मेडिकल फैसिलिटी में आता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर जो है वो इस पे आते हैं। और दूसरी बात, इसकी इफेक्ट जो है वो हेल्थ सर्विस में अगर नहीं होगी तो मतलब कि अगर इनकी कमी होगी तो इसकी स्कैरसिटी वो एडवर्सली हमें अफेक्ट कर सकती है। इंडिया जो है दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में मेडिकल सर्विस और डॉक्टर में जो है बहुत सारी खामियाँ उसमें है, मतलब कि अपने कंट्री में मतलब कि कमी है। यहाँ पे पर पर्सन का अगर बात करें तो बहुत ही डॉक्टर जो है वो कम यानी कि पाए जाते हैं। और एक स्टडी हुआ था कि पर 10,000 यहाँ पे सिर्फ 4 डॉक्टर ही अवेलेबल होते हैं। ओके, तो डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वहाँ पे पीपल जो होते हैं उनको मेडिकल सर्विस बहुत ही कम मिलती है, उनको बहुत सारे डिजीज़ से वो सफ़र करते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के डिजीज़ होते हैं। दूसरी बात, पुअर पीपल जो होते हैं उनको तो न्यूट्रिटिव फूड ही नहीं मिलता है, तो उनको उसका रिजल्ट ये आता है कि उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है बहुत ही कमज़ोर रहती है। कंट्री के पास जो मेडिकल फैसिलिटी कम होती है, पीपल जो है वहाँ पे ऐसी सर्विस जो है उसको, मतलब वहाँ पे ऐसी सर्विस उसको मिलेगी नहीं, और रिज़ल्ट ये होगा कि वहाँ पे पॉवर्टी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के ऊपर है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और क्लीनलीनेस के साथ भी डिपेंड करती है। अगर सेंसस रिपोर्ट 2011 के बारे में बात करें इंडिया का, तो इंडिया के इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 63.3% फैमिली जो है वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो उसको मिलता है, और वो भी ट्रीटेड सोर्सेज, मतलब कि ट्रीटमेंट किए गए सोर्स में से वो उसको ये प्योर वाटर जो है पीने लायक वो मिलता है। 8.67% फैमिली जो है उनको अनट्रीटेड टैप वाटर दिया जाता है। 26% पीपल जो है उनको दूसरे सोर्सेज जैसे कि वेल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, स्प्रिंग वाटर, कैनाल, पॉन्ड में से वो लोग अपना पानी पीने का पानी जो है वो वहाँ से वो मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 इन इंडिया 70% फैमिली जो है वो तो विलेज में रहती है, और उसमें वाटर बोर्न डिजीज़ और कंटेजियस डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे डिजीज़ से बचने के लिए साफ़ सफाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और टॉयलेट फैसिलिटी वहाँ पे कंपलसरी होनी चाहिए। लेकिन अगर टेबल की एक स्टडी की गई थी स्लम फैमिली के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया, तो जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी थी तो उसके हिसाब से एक टेबल बनाया गया जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम 100% फैमिली को अगर कंसीडर करते हैं तो 66% मतलब कि 66% फैमिली ऐसी देखने को मिली थी जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी थी, और ऐसे 34% फैमिली ऐसी थी कि जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी थी नहीं, मतलब उनके घर पे टॉयलेट था नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हाउसिंग। तो हाउसिंग भी एक इंडिकेटर पॉवर्टी का माना जाता है, और हाउसिंग फैसिलिटी और उसका नेचर जो है वो भी कंसिडर होता है। डेवलपिंग कंट्री जो होती है वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी की कमी होती है। पीपल को डर्टी हटमेंट वाले एरिया में तो स्लमी एरिया में रहना पड़ता है, और वही एक एग्जिस्टिंग पॉवर्टी का जो मेजरमेंट भी कंसिडर वहाँ पे कर सकते हैं।
हाउसिंग भी एक प्राइमरी नीड में आती है कि इंसान को भी रहने के लिए घर तो चाहिए होता है। दूसरी बात, हाउसिंग फैसिलिटी जो है उसी के ऊपर से पॉवर्टी का लेवल भी हम डिसाइड कर सकते हैं। हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन वरंदा है, मेंबर है हाउस के अंदर कितने होते हैं, फिर घर में नल है या नहीं है, ड्रेनेज फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है, परसेंटेज हाउसेस कितने हैं फैमिली के हिसाब से, वो एक पॉवर्टी का लेवल भी डिसाइड करता है। इंडिया में ऐसे घर जो है और फुल फैसिलिटी वाले घर, मतलब जिसमें सभी फैसिलिटी हो, ऐसे घरों की कमी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इलेक्ट्रिक कंजप्शन। तो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर माना जाता है डेवलपमेंट कंट्री का कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फैसिलिटी होती है। अगर किसी भी कंट्री को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और क्वालिटी वाली लाइफ जीनी है तो इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी होना एक इम्पेरेटिव कंडीशन में आता है। इंडिया एक मेन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन और लो पर कैपिटल इनकम जो है और पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है बहुत ही कम है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एजुकेशन। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मतलब कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट जो था उसके हिसाब से 15 ईयर या उससे ज़्यादा एज के ग्रुप वाले लोग जो रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको लिटरेट माना जाता है। बाकी सब जो है उसको इलिटरेट माना जाता है और इलिटरेट पीपल मोस्टली पुअर होते हैं। जो लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की कमी जो होती है उसी की वजह से वो इनकेपेबल रहते हैं, लेस प्रोडक्टिव रहते हैं और लेबर जो है वो ज़्यादा उसमें कंट्री में जो इमर्जिंग होते हैं और इसका रिजल्ट ये आता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी और चॉइसेस जो है बहुत कम लिमिटेड हो जाती है, मतलब कि। और दूसरी बात, उनकी इनकम भी कम रहती है। ब्राज़ील जो था वहाँ पे 91% लिटरेसी रेट 2011 में देखने को मिला था। इंडिया में जो है 74.04, नेपाल में 60 और पाकिस्तान में 55% देखने को मिला था। लो लेवल का एजुकेशन जो है पुअर बनाता है इंसान को और कंजर्वेटिव बनाता है और हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंसिडर होता है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को थोड़ी बातें है वो इग्नोर करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास एजुकेशन होता नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो आफ्टर 1991 के बाद अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम जो है सभी कंट्री की मोस्ट ऑफ बढ़ी थी। इंडिया में भी जो है इनकम और रिडक्शन जो है पॉवर्टी में देखने को नोटिस किया गया था। और दूसरी साइड अगर बात करें तो हम रिच क्लास जो है पीपल का है उसको देखते हैं तो उसमें उसकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिला। उनकी जो उस अपनी लाइफ जो होती थी वो एक फैसिलिटी, एक अच्छी फैसिलिटी वाली बन गई थी। और वहाँ पे दूसरी साइड बात करें तो जो लो इनकम जो पीपल की थी वैसे लोग जो स्लम और डेप्राइड उसके मतलब की फैसिलिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा खामियां देखने को मिली थी। उनको फूड, एजुकेशन और हेल्थ में भी कमी नज़र आ रही थी। और यहाँ पे एक टेबल बताया गया है। टेबल में बताया गया है कि US UK जो है उसका 1998 में 15.2 और 12.5% उसका रिच पर्सन वाले लोग जो थे, इंडिया में 9% थे। और ये 2012 में बढ़ के जो है इंडिया का कितना हो गया, 12.6% हो गया। मतलब जो रिच क्लास में से जो इनकम, नेशनल इनकम इंडिया को मिल रही थी वो 12.6% हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो पीपल ऐसे होते हैं जिसके पास वर्किंग कैपेसिटी होती है और वर्क करने का विलिंगनेस, मतलब विश भी वो करते हैं एग्जिस्टिंग वेजेस रेट के ऊपर, बट दे डू नॉट फाइंड द वर्क, दे आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। फिर भी उसको काम नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है। 2011 में जो एक रिपोर्ट बना था उसमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका इंडिया में रेट कितना कंसिडर हुआ था, 9%। और लेबर कमीशन का जो ईयर था 2013-14 उसमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द पीपल 15 ईयर अबव के लिए 4.9% था। रूरल एरिया में उसका रेट जो था वो 4.7% था और अर्बन एरिया में 5.5% था। ये आपको MCQ के फॉर्म में आपको याद रखना है। आप इसमें 11 पॉइंट टोटल दिए हुए तो आपको इतने सारे सभी पॉइंट कंसिडर मतलब कि लिखने नहीं होंगे वहाँ पे। एक ये बात भी याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सिर्फ 6 या 7 टॉपिक ही करने पड़ेंगे और मैक्सिमम 5 मार्क में आप 8 टॉपिक करके जा सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं कि यही आपको याद रखने हैं। ओके, तो परसेंटेज में थोड़े कंफ्यूजन मत रखना। आपको जो टॉपिक इजी लग रहे हैं 11 में से वही आप लर्न करके जाना। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉज ऑफ पॉवर्टी। उसमें हिस्टोरिकल रीज़न और कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी जो है उसके दो अंदर सब रीज़न है, नेचुरल कॉज और डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। बाकी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है और जो दूसरे फैक्टर्स हो गए उसकी डिस्कशन हम पार्ट 3 में करेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल रीज़न। तो इसमें बताया गया कि हिस्टोरियन ऐसा बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी में तो इंडिया एक कंपैरेटिवली मोर ऑर्गेनाइज और एक कमर्शलाइज नेशन था, लेकिन जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, डच वो लोग जहाँ यहाँ पे आए उसने कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे शुरू किया। इंडिया का एग्रीकल्चर जो था उसकी इंडस्ट्रियल सिचुएशन जो थी एकदम
पूरी बर्बाद हो गई। जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था तब एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही सफ़र हो रहा था और उसमें बहुत सारे रीज़न जो थे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो इंडिया का एक मानसून के ऊपर बेस पे था। जब बारिश आती थी तभी उसमें क्रॉप प्रोडक्शन होता था। ब्रिटिश ने कभी उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो इन्वेस्ट करे और इरिगेशन प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले। उसमें कोई मनी उसने कभी इन्वेस्ट किए नहीं। और दूसरी साइड ये भी था कि ड्रॉट सूखा पड़ रहा था, ज़मींदारी सिस्टम जो थी वो बढ़ रही थी, टेनेंसी सिस्टम है वो एकदम बेकार थी, फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो एकदम कमज़ोर हो गई और बर्बाद हो गई। फार्मर और एग्रीकल्चर जो था वो सफ़र होने लगा और पॉवर्टी इंडिया की बढ़ गई। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉज ऑफ द रूरल पॉवर्टी। तो गांव में ऐसा क्या है कि जब वहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिलती है तो वहाँ पे एक नेचुरल कॉज है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और बिगिनिंग से ही है ये, और आज भी एक मेजर पोर्शन जो पॉपुलेशन का रहता है वो गांव में ही रहता है। ओके, और जो लोग अपनी लाइफ यहाँ पे वो जो जीते हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही अभी भी डिपेंडेंट है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल फैक्टर जैसे कि रेन, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके सामने ड्रॉट और मानसून की जो अनसर्टेनिटी मतलब कि संभावनाएं जो रहती है, फ्लड आता रहता है, उसकी वजह से लो प्रोडक्शन जो होता है क्रॉप का, और उसमें दूसरी बात की इनकम जो होती है एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब कि फार्मर की जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है। इसी की वजह से पॉवर्टी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेमोग्राफी फैक्टर। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ऑफ इंडिया, मतलब कि जब प्लानिंग पीरियड चल रहा था तब एक हेल्थ सर्विस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। डेथ रेट बहुत ही कम हो गया और दूसरी साइड जो बर्थ रेट था वो कम नहीं हुआ। उसका रिजल्ट यह है कि अभी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नोटिस किया गया और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी बड़ी नहीं। उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम रही और उसके सामने बिग साइज़ की जो फैमिलीज़ थी उसकी वजह से पुअर क्वालिटी की लाइफ जो है सामने आई और लेबर सप्लाई बढ़ने लगा। हाई पॉपुलेशन के जो बढ़ावा हुआ उसके सामने डेवलपमेंट भी बहुत ही कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी सामने आया, और दूसरी बात की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया और पॉवर्टी भी बढ़ती गई। तो ये था यहाँ पे पार्ट 2। स्टूडेंट्स आपको होमवर्क जो है वो व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप लिख कर भेज सकते हैं। ओके, इसको 2-3 बार रिवाइज करना तब जाके ये सभी टॉपिक याद रहेंगे। इसमें परसेंटेज आपने देखा होगा बहुत जगह पे परसेंटेज की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, और रीज़न और कॉज जो है वो भी आपको याद रखने के 11 जो टॉपिक है पॉइंट है उसको याद रखना इतना आसान नहीं रहेगा, तो इसको रिवाइज करना। थैंक यू ऑल।